चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। भूगोल के अंतर्गत जो भी आपको वीडियो दिया जा रहे थे, अभी तक जो पहला वीडियो जो कि रिसोर्सेज से संबंधित था, उससे संबंधित लोकेशन, रिसोर्सेज की लोकेशन और उससे संबंधित इंडस्ट्री जो कल का वीडियो आपको दिया गया हुआ, उसमें लौह इस्पात उद्योग के बारे में आपको जानकारी या संसाधन क्या है, संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधन के संरक्षण से संबंधित कुछ रूल्स नियम वगैरह भी आपको कल जानकारी दी गई थी। तो संसाधन के रूल्स जो भी हैं, संरक्षण क्यों आवश्यक है या कैसे किया जाए, वो जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो सभी के बारे में होगा। चाहे कोई भी इंडस्ट्री प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है उससे संबंधित कोई भी इंडस्ट्री हो, उससे संबंधित सभी के रूल्स समान ही होंगे। अब केवल जो आगे आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं वो इंडस्ट्री और रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर और कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई है, इससे संबंधित जो आज आपको जो दूसरा वीडियो दिया जा रहा है रिसोर्सेज से संबंधित या इंडस्ट्री से संबंधित जो दूसरा वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो जो दूसरा वीडियो है वो ऊपर लिखा हुआ है ऊर्जा संसाधन, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस। चूँकि एनर्जी रिसोर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वर्तमान में, जो टेक्नोलॉजी जो एज है, जो यानी कि तकनीकी का युग जो चल रहा है वर्तमान में, बगैर ऊर्जा के तकनीकी कुछ मायने नहीं रखती है, तकनीक का कुछ उपयोग नहीं है। बगैर ऊर्जा के कोई भी तकनीकी सक्सेस नहीं है, या वो बगैर ऊर्जा की कोई भी तकनीकी चलाई नहीं जा सकती है। तो जो एनर्जी के रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, रिसोर्सेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्जा संसाधन में क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा का प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन है वो तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, इनकी पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी सतह को जो भी नेचुरल रूप से रिसोर्सेस है, वो नेचुरल रूप से रिसोर्सेस यानी कि सनरेज हैं, सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एनर्जी के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला भाग है, ऐसे दो भागों में इसे बांट लेंगे। पहला जो रिसोर्सेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है, या रिन्यूएबल एनर्जी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या अनव्यकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। ये दो प्रकार के स्रोत हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे ऊर्जा के रिसोर्सेज जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की संज्ञा दी जाती है। मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उनसे, ऐसे रिसोर्सेज को नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। इसके अपोजिट में जो दूसरा है, या फिर इसी का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जो सोलर एनर्जी है या जो सौर ऊर्जा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सौर ऊर्जा, ठीक है। चूँकि सूर्य में इस ऊर्जा के अपार भंडार हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होगा पवन ऊर्जा हो जाएगा, बहुतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा,
या भूकंपीय ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा या जल ऊर्जा हो जाएगा। तो ये सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, भूतापीय ऊर्जा का या भूकंपीय ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का और जल शक्ति का आप कई बार प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये संसाधन समाप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन तकनीकी का प्रयोग करके तकनीकी का डेवलपमेंट हमें करना होगा। तो हम इन रिसोर्स से अनेक बार ऊर्जा का या इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके जो भंडार हैं वो असीमित भंडार हैं। केवल हमें तकनीकी की आवश्यकता होगी कि सौर ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करें। फोटोवोल्टिक सेल से डायरेक्ट जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं उनका हमें फॉर्मेशन करना होगा, उनका निर्माण करना होगा। इसी तरह से जो पवन ऊर्जा है, पवन चक्कियाँ हमें लगानी होंगी। भूतापीय ऊर्जा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऐसे हमें तकनीकी विकसित करनी होगी। ज्वारीय ऊर्जा, जब ज्वार भाटा आते हैं तो समुद्री लहरें उठती हैं, तो हमें ऐसी तकनीकी भी डेवलप करनी होगी। जल ऊर्जा का प्रयोग हो चुके प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा प्राप्त की गई थी वो जल ऊर्जा का उपयोग करके जर्मनी ने सबसे पहले टरबाइन का निर्माण किया था। तो जल ऊर्जा का उपयोग तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो ये नवकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे हम इनका बार बार उपयोग करके कई बार ऊर्जा का या ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, एक तो प्रत्यक्ष भी है, जो अभी हमने आपसे कहा था कि पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वो प्रत्यक्ष है। और ये जो फोटोवोल्टिक सेल, कौन सी फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण करके हम जो यांत्रिक या जो ऊर्जा है या जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है उसको हम डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से ये तो सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमें तकनीकी विकसित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए हमें फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण करना होगा। तो भारत में इसका चूँकि वर्तमान में ज़्यादा सोलर प्लांट भारत में लगाए जा रहे हैं और जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा है या जो अन्य ऊर्जा के स्रोत है उनमें धीमे धीमे करके पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए उन संसाधनों में कमी की जा रही है या उनके जो विद्युत संयंत्र हैं उनको कम किया जा रहा है। तो ऐसे स्रोत हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो ऊर्जा है इससे हम प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मीन्स हुआ केवल एक बार प्रयोग, केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। मतलब नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी के रिसोर्स हैं उनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। अब एक ही बार किया जा सकता है तो जैसे हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हम कोयला को जलाएंगे तो कोयला को जलाने से हमें एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ठीक है। चाहे हम पेट्रोल को जलाएं या डीजल को जलाएं, डीजल से ऊर्जा प्राप्त करें या विभिन्न प्रकार की गैसों से ऊर्जा प्राप्त करें या फिर जो परमाणु ऊर्जा है या परमाणु रिएक्टर हैं इनका हम प्रयोग करें, तो इनसे हमें केवल एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
इनसे दोबारा इनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, या इसके अंतर्गत जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ, इनको जलाने से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो कोयला, अवशिष्ट पदार्थ, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन वगैरह होगा, विभिन्न प्रकार की गैसेस होंगी, परमाणु ऊर्जा होगी, जिसमें हम परमाणु जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम, इनका प्रयोग करके इनसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक बार जल जाने पर इनका पुनः रिन्यूएबल नहीं किया जाता है। तो ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, तो इससे हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि विश्व में, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत नवकरणीय संसाधन है और अनवकरणीय संसाधन है। कौन कौन से संसाधन हैं ये, चूंकि विश्व स्तर पर जो सौर ऊर्जा है इसका तो ये संसाधन तो विश्वव्यापी है, ये सभी देशों को प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कंडीशंस में पवन ऊर्जा सभी देश नहीं बना सकते हों, भूतापीय ऊर्जा सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा केवल वो देश प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास ओशियन या सी कॉस्ट होगा, समुद्री तट होगा, वही देश प्राप्त कर सकते हैं। और जल ऊर्जा में या ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा में वो देश जल ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं जिनके पास नदियों की संख्या या उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वितरकाएँ हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी संख्या अधिक होगी उस देश में, और ऐसी कंडीशन बनेगी तभी हम जल ऊर्जा को, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी ये रिसोर्सेस होते हैं ये पर्यावरण के हितैषी होते हैं, यानी कि पर्यावरण हितैषी सोर्स हैं, पर्यावरण हितैषी ये सोर्स हैं, ठीक है, पर्यावरण हितैषी सोर्स हैं। इनसे पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की जो वायु प्रदूषित गैसें हैं इनका जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है या ना के बराबर ही होता है। तो ये पर्यावरण के हितैषी रिसोर्सेस हैं। लेकिन यदि आप कोयले को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषित गैसें हैं इनका निस्सरण होगा। पेट्रोल, डीजल, गैस से बहुत कम मात्रा में होगा और परमाणु ऊर्जा से भी बहुत कम मात्रा में इमिशन होगा, पॉल्यूशन कम मात्रा में पॉल्यूशन होगा या प्रदूषण होगा। तो ये दो सोर्स गैसों का और परमाणु ऊर्जा का जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत हैं, इनका एप्लीकेशन लगाएं तो इनसे बहुत कम मात्रा में पर्यावरण का प्रदूषण होगा। लेकिन कोयला, अवशिष्ट पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, इनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो प्रदूषित गैसें होती हैं इनका इमिशन अधिक मात्रा में होता है या उत्सर्जन या अधिक मात्रा में होता है। तो ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषित है, पर्यावरण प्रदूषित सोर्स हैं, पर्यावरण प्रदूषित सोर्स हैं, जबकि पर्यावरण केवल गैसें और परमाणु ऊर्जा को छोड़ करके। तो जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा है ये यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी इन्हीं सोर्सों का उपयोग करके और अपने लाभ के लिए, मानव अपने लाभ के लिए या तकनीकी विकास के लिए या मानवीय विकास के लिए या मानवीय भौतिक सुख सुविधाएं का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए ये प्रमुख सोर्सेस हैं। तो ये प्रमुख सोर्सेस हैं। अब ये देखना है कि विश्व में कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं
तो सोर्सेस को देख लीजिए। चलिए सोर्सेस में द्रव से, गैस से, ठोस से, यानी द्रव ईंधन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है विश्व में, द्रव ईंधन से कितनी होगी परसेंटेज अभी लिखेंगे। ठोस ईंधन से, गैसीय ईंधन से, गैसीय ईंधन से, इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस ये ऊर्जा के ईंधन के स्रोत हैं। इसके अलावा प्राकृतिक और नाभिकीय ऊर्जा, तीन तो हो गए हैं, प्राकृतिक एंड नाभिकीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हमें जानना है। तो विश्व में जो द्रव है, द्रव से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो 36% ऊर्जा प्राप्त होती है, 36% ऊर्जा प्राप्त होती है। ठोस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 23% ऊर्जा प्राप्त होती है विश्व में। गैसीय है जो 19%, 19% ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राकृतिक से 20 और परमाणु ऊर्जा से 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो द्रव ईंधन के रूप में है, द्रव ईंधन के रूप में जो मोस्टली होगा, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो द्रव ईंधन के रूप में आएंगे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो लिक्विड एनर्जी के जो रिसोर्सेस हैं इनसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है विश्व स्तर पर। ठोस से 23%, यानी कि दूसरे नंबर पर जो ठोस पदार्थ है। और ठोस पदार्थ का मतलब हुआ जो कोयला हुआ, कोयले को जलाने से या कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं इनको जलाने से जो विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है जो प्राकृतिक गैस है, ये जो प्राकृतिक ईंधन है इनसे प्राप्त होती है। और सबसे कम ऊर्जा विश्व स्तर पर नाभिकीय परमाणु जो रिएक्टर लगाए जाते हैं इससे सबसे कम होती है, उससे सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो विश्व स्तर पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जो गैसीय है इससे प्रदूषण कम होगा, नाभिकीय ऊर्जा है इससे प्रदूषण कम होगा। लेकिन द्रव, ठोस या जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको जलाने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, लेकिन इनसे प्रदूषण की संभावना बनी रहती है। तो ये विश्व स्तर पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी के सोर्सेस हैं, ये कितना परसेंट हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में आगे जो प्रमुख देश हैं जहाँ से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है या जो ऊर्जा के सोर्स हैं। अब ऊर्जा के सोर्स अभी मैं आपको ऊपर लिस्टेड कर ही दिए हैं कि हमें इन स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति करना है। तो जो मोस्टली जो द्रव के रूप में जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी, द्रव के रूप का मतलब होगा पेट्रोलियम पदार्थ। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ से निकालेंगे वहीं से प्राकृतिक गैस वगैरह भी निकलेगी। तो जो प्रमुख देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया है, ईरान हो जाएगा, ठीक है, इराक हो जाएगा। तो ये जो तीन देश हैं, जो खाड़ी वाले देश हैं, ये सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं। तो जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, यहाँ कुछ विशेष जो ऊर्जा संसाधन के या जो खनिज तेल प्राप्ति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो यदि हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम से देखिएगा,
ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये लाल सागर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर इजराइल होगा, इजराइल देश होगा, जॉर्डन होगा, लेबनान होगा, सीरिया होगा, और ये वाला जो क्षेत्र है ये सऊदी, ऐसे करके ये सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब देश है। अब यहाँ से ऐसे करके ये इराक देश है, और ये ईरान देश है। और ये जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये जो खाड़ी है फारस की खाड़ी है, फारस खाड़ी है। यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर UAE एक देश है, UAE एक देश है। यहाँ पर एक देश यानी कि बहामा, चूँकि मनामा उसकी राजधानी है, कुवैत यहाँ पर मिलेगा, ईरान का। तो ये जो 3 प्रमुख देश हैं, खाड़ी देश हैं, अरब प्रायद्वीप के देश हैं। यहाँ पर जो प्रमुख जो ऊर्जा या जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या खनिज तेल के जो प्राप्ति के स्रोत हैं, ये यहाँ पर एक तो आएगा आपका, यहाँ पर जो हैं वो मोस्टली जो रियाद, अल हर्ज, अल दहाना, अल दहाना, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं गहरान, तो जो सऊदी अरब में हैं, जैसे रियाद आपको यहाँ मिलेगा, अल हर्ज, अल दहाना ये क्षेत्र हैं, या गहरान वाला ये जो क्षेत्र है, ये प्रमुख ऊर्जा प्राप्ति के ये सऊदी अरब में खनिज तेल की प्राप्ति की ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ से खनिज तेल को निकाला जाता है और रिफाइन करके एवियन फ्यूल, पेट्रोल, गैस, केरोसिन वगैरह ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सऊदी अरब में खनिज तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आएंगे तो जो इराक है, इराक वाले क्षेत्र में यहाँ मिलेगा किरकुक, अल-बसरा, यहाँ मिलेगा अल-बसरा, किरकुक और अल-बसरा, किरकुक, अल-बसरा और जुबैर एक प्रमुख क्षेत्र है, जुबैर, तो यहाँ मिलेगा जुबैर। तो ये इराक में किरकुक, जुबैर और अल-बसरा ये प्रमुख खनिज तेल प्राप्ति के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अब जो ईरान वाला क्षेत्र आएगा, तो ईरान में यहाँ पर एक क्षेत्र मिलेगा करमनशाह है, ये करमनशाह है, ये प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा जो ईरान में जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ईरान में हफ्तकेल एक क्षेत्र है। इसके अलावा जो एक क्षेत्र है हफ्तकेल के अलावा करमनशाह है, जुनैद भी एक क्षेत्र है, जुनैद भी एक क्षेत्र है। हफ्तकेल, गच, सलन, करमनशाह, जुनैद एक क्षेत्र, जुनैद भी है। तो यहाँ के ईरान के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में हफ्तकेल, करमनशाह और जुनैद। और जो ये फारस की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, ये सर्वाधिक या अत्यधिक मात्रा में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति के प्रमुख सोर्स है, जो फारस की खाड़ी का तटीय वाला क्षेत्र है। इसके अलावा कुवैत और कुवैत के अलावा UAE, ओमान, ठीक है। उसके बाद जो इजराइल वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी, लेकिन जो मोस्टली हैं सऊदी अरब, इराक और ईरान और कुवैत वाला जो क्षेत्र है, ये प्रमुख प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कि ये प्रमुख सोर्स हैं।
और यदि हम बात करें तो जो रसिया है, रसिया भी खनिज तेल और प्राकृतिक, रसिया में जैसे यदि हम रूस में जाएं तो रसिया या रूस यहाँ पर जाएं तो उफा, एक उफा क्षेत्र है, उफा क्षेत्र है, एक पर्म क्षेत्र है। तो ये प्रमुख खनिज तेल उत्पादक प्राप्ति के स्रोत हैं। यहाँ पर खनिज तेल की प्राप्ति अधिक होती है। यूएसए में यदि हम बात करें तो जो मैक्सिको की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, ऑफशोर वाला क्षेत्र है, यहाँ खनिज तेल की प्राप्ति अधिक होती है या यहाँ पर प्रमुख ये सोर्स हैं। मोस्टली हमें बात करनी है, भारत की बात करनी है, तो भारत में जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात थोड़ी कर लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं भारत में। चलो तो हम भारत में थोड़ा सा सोर्स देख लेते हैं। भारत में कौन कौन से सोर्स हैं। तो जो क्षेत्र सोर्स के हैं केवल हम उतना ही डायग्राम बना रहे हैं और बाकी का डायग्राम को हम छोड़ देंगे। तो जो प्रमुख ऊर्जा प्राप्ति के जो सोर्स जो या जो क्षेत्र हैं हम केवल उसी का डायग्राम बना रहे हैं। तो अब भारत में आएगा तो ये पूर्वोत्तर राज्य है और पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है असम का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज अंग्रेजों के माध्यम से जो माकुम क्षेत्र है, सबसे पहले असम का एक माकुम क्षेत्र है, माकुम, इस माकुम क्षेत्र में सबसे पहले इनकी खनिज तेल की सोर्स का हमें पता चला था, जो अंग्रेजों के माध्यम से खोज की गई थी। इसके अलावा जो गुजरात का जो ये क्षेत्र है, ये गुजरात का ये जो क्षेत्र है, जिसमें अंकलेश्वर वगैरह ये क्षेत्र आते हैं, इसके अलावा ये गुजरात का क्षेत्र हो गया है, गुजरात का क्षेत्र हो गया है। फिर जो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र में यहाँ पर बॉम्बे हाई है, बॉम्बे जो हाई वाला क्षेत्र है यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में है, ये बॉम्बे हाई वाला ये क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं, दो राज्य तो मोस्टली हो गए हैं, असम हो गया है, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट जो राज्य है वो बॉम्बे हाई है। सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में भारत खनिज तेल का जो उत्पादन करता है वो बॉम्बे हाई से ही वर्तमान में किया जा रहा है। उसके बाद असम से तो है ही, गुजरात वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो केडी बेसिन क्षेत्र है यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र, केडी कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र, यहाँ से भी ऊर्जा प्राप्ति है, खनिज तेल की प्राप्ति वर्तमान में हो रही है। इसके अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मंगला, एक क्षेत्र है मंगला और एक क्षेत्र है ऐश्वर्या। ये जो दो क्षेत्र हैं राजस्थान में, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर खोज की गई है, खोज करने के बाद जो दो क्षेत्र मिले हैं यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में, एक का नाम मंगला है और दूसरे का नाम ऐश्वर्या है। अब यहाँ से जो प्रमुख क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र का तो बॉम्बे हाई ये प्रमुख क्षेत्र हो ही गया है। अब यदि गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में लोनेज एक क्षेत्र है, कलोल एक क्षेत्र है, अंकलेश्वर एक क्षेत्र है। यह जो खाड़ी का तटीय क्षेत्र है इनकी खंबात खाड़ी, ये गुजरात में प्रमुख खनिज तेल की प्राप्ति के या खनिज तेल के जो प्रमुख सोर्स हैं ये गुजरात में प्रमुख सोर्स हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई प्रमुख सोर्स है, क्योंकि जो अरब सागर जो सागर है वो
अरब सागर से संबंधित है। ठीक है, ये सोर्स यहाँ के हो गए। केडी बेसिन जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में हम मोस्टली केडी बेसिन कृष्णा गोदावरी नदी का जो तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, ऑफ सोर्स से यहाँ पर खनिज तेल की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त हुई है। तो जानकारी की प्राप्ति है और उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब जो मोस्टली क्षेत्र है वो है असम। अब असम में जो प्रमुख क्षेत्र एक तो माकुम हो गया है, एक हुगरीजन हो गया है, फिर एक होता है सूरमा घाटी वाला क्षेत्र है, सूरमा घाटी का क्षेत्र है, एक क्षेत्र है डिगोई वाला एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है नाहरटकिया। ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं असम के हैं, माकुम, हुगरीजन, सूरमा घाटी, डिगोई, नाहरटकिया, या इसके अलावा और भी प्रमुख अन्य सोर्स हैं, अन्य क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज तेल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले मतलब जो पहली बार जो माकुम में, ठीक है, पहली बार इनकी प्रथम खोज कहाँ हुई? असम के माकुम में हुई। उसके अलावा हुगरीजन, सूरमा घाटी, डिगबोई, रिफाइनरी लगाई गई यहाँ पर डिगबोई में, तेल शोधन कारखाना, और नाहरटकिया। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं यहाँ पर असम में जहाँ से खनिज तेल की प्राप्ति और लिक्विड के रूप में जो द्रव ईंधन है इसके रूप में खनिज तेल से हम ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये प्रमुख भारत में ये सोर्स हैं। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा और भारत में चूँकि 19 रिफाइनरी खनिज तेल को पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों में ये मोस्टली पाया जाता है। अवसादी चट्टानों से खनिज तेल की प्राप्ति होती है और खनिज तेल की प्राप्ति करके जो कच्चा तेल होता है या क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, काला भूरा एक पदार्थ होता है, इसमें हम इसका शोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसमें एक प्रोसेस अपनाते हैं, प्रभाजी आसवन की क्रिया अपनाते हैं और इससे बहुत सारे पदार्थ इनके कम क्वथनांक पर, ऐसे पदार्थ जिनका कम क्वथनांक पर अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस में हम प्रभाजी आसवन को अपनाते हैं और इस प्रभावी आसवन के माध्यम से शोधन कर लिया जाता है, जिसमें एवियन फ्यूल, जो एरोप्लेन वगैरह का फ्यूल होता है, एवियन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, विभिन्न प्रकार की गैसें, उसके अलावा ग्रीस और लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन मोम, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हमसे प्राप्त कर लेते हैं और इनसे हम फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भारत में ये जो प्रमुख जो क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं ये ऊर्जा संसाधन यानी पेट्रोलियम पदार्थों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत में जो ऊर्जा प्राप्ति के सोर्स हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जो या तो हम ज्वालीय ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं या सौर ऊर्जा के सबसे ज़्यादा प्लांट गुजरात राज्य में लगाए गए हैं। लेकिन पवन शक्ति या पवन ऊर्जा का प्रयोग यदि हम करेंगे या पवन ऊर्जा की हम प्राप्ति करेंगे तो वो जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य से पवन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जबकि गुजरात में प्राकृतिक गैस और लिक्विड के रूप में ऊर्जा के संसाधन तो हैं ही, इसके अलावा सौर ऊर्जा के सबसे बड़े प्लांट गुजरात राज्य में लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा का करेंगे तो हम तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का या पवन ऊर्जा प्राप्ति का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वायु की गति उतनी है कि जिससे हम पवन चक्कियों को यानी कि टरबाइन कर सकें।
तो ये भारत में ऊर्जा प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हो गए हैं। तो अब इसी क्रम में जो ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के बाद ऊर्जा संसाधन, एक जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये ऊर्जा संसाधन के बाद अगला है वो इंजीनियरिंग उद्योग है। अब इंजीनियरिंग उद्योग डिपेंड करेगा लो इस्पात उद्योग के ऊपर, क्योंकि लो इस्पात उद्योग से जो हमें स्टील या इस्पात प्राप्त होगा उसी से हम मशीनरी या विभिन्न प्रकार के औजार बनाएंगे। तो इसी क्रम में आपको इंजीनियरिंग उद्योग, चलिए जो इसी क्रम में जो आपको जो ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको जानकारी दी गई है, विश्व स्तर पर जानकारी दी गई है और भारतीय स्तर पर भी आपको जानकारी दी गई है, लेकिन वो आपको केवल लिक्विड जो सोर्स हैं, खनिज तेल प्राप्ति के सोर्स ही आपको बताए गए हैं। अब जो अगला है वो इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग है। इंजीनियरिंग उद्योग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या उद्योग, ये टॉपिक है इंजीनियरिंग उद्योग का। ठीक, अब जो इंजीनियरिंग उद्योग है, ठीक है, इसके लिए जो मोस्टली हम इंजीनियरिंग उद्योग लगाते हैं किसी क्षेत्र में, किसी देश में या किसी विशेष क्षेत्र में, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं कि इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए। तो उपयोग किसका किया जाता है, उपयोग, तो उपयोग में जो मोस्टली होता है औजार बनाना है, तो मोस्टली जो हमें उपयोग करना है वो इस्पात का तो मोस्टली मुख्य रूप से उपयोग किया ही जाएगा, लेकिन उसके अंतर्गत हम पूरी धातुओं को शामिल कर लेते हैं। धातुओं का उपयोग किया जाएगा, प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा, रबर का उपयोग किया जाएगा, नायलॉन का उपयोग किया जाएगा, नायलॉन का उपयोग किया जाएगा इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए। तो ये प्रमुख जो सोर्स हैं इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए, हमें मोस्टली धातुएं, ठीक है, अब धातुओं में मोस्टली विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, जिसमें इस्पात, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम, जो एंटीमनी वगैरह ये जो धातुएं होती हैं इनका हम मोस्टली प्रयोग करते हैं। अब जो बाहरी जो इंजीनियरिंग उद्योग के अंग हैं वो या तो हम इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे या तो हल्का इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे, हल्का इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे, इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे, या फिर हम भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे। तो इंजीनियरिंग उद्योग के दो ही मुख्य अंग हैं, या तो हम हल्का लगाएंगे या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाएंगे। अब जो क्या क्या हमें प्राप्त होगा, इनके उत्पादन, वो उपयोग है, ये उत्पादन है। तो उत्पादन में मशीनरी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के टूल्स या जो औजार हुए वो हम इसका उत्पादन करेंगे, या फिर जो इंजन होते हैं इंजन का हम उत्पादन करेंगे। मोस्टली इनका हम इंजन का उत्पादन करेंगे। तो इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए पहले तो हमें, चूँकि जो मुख्य रूप से जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उस चीज़ की आवश्यकता होती है कि हमें धातुएं किस क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं, इनकी उसका स्थानीयकरण होना चाहिए। मोस्टली है इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए ऊर्जा प्राप्ति का सोर्स यदि आसपास है
तो वहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग लगाया जा सकता है या लगाई जाता है, या फिर इंजीनियरिंग उद्योग को आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे बिजली की सप्लाई होगी, वो अन्य क्षेत्र से भी बिजली लाई जा सकती है, विद्युत तो लाई जा सकती है। धातुओं में भी अन्य क्षेत्रों से धातुएं लाई जा सकती हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च होगा वो कम ही होगा। तो उपयोग धातुएं, प्लास्टिक, रबड़ और नायलॉन का मोस्टली हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अंग हल्का और भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। इसके अलावा उत्पादन होगा तो मशीनरी, औजार, छोटे बड़े औजार और मोस्टली इंजन बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग उद्योग में। अब ये हमें ये देखना है कि विश्व स्तर पर या जो मोस्टली विशेषताएं होती हैं, तो दो ही इसकी विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं में दो ही होंगी, अत्यधिक खर्च होगा, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग में चूंकि गवर्नमेंट के तो मोस्टली उद्योग ये इंजीनियरिंग उद्योग लगे ही होते हैं, लेकिन जो मोस्टली लगे होते हैं वो भारी इंजीनियरिंग उद्योग सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे जो औजार बनाने की जो इंडस्ट्री है, जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, जैसे टायर बनाना हुआ या कुछ जैसे किसी गाड़ी को बनाने के लिए बहुत सारे औजार की आवश्यकता होती है, तो औजार से जो छोटे संगठन हैं, ठीक, यानी कि छोटे छोटे जो संगठन हैं या छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा ये छोटे मोटे उद्योग या हल्के उद्योग उनके द्वारा मोस्टली लगाए जाते हैं। तो मोस्ट जो विशेषता क्या है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसको इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग लगाने के लिए। अब हम विश्व स्तर पर इसका वितरण देखेंगे, कहाँ कहाँ पर, किस देश में कौन कौन से शहर हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं, और वहाँ पर कौन कौन सी जो मशीनरी है या जो गाड़ियाँ हैं इनका निर्माण किया जाता है। तो हम विश्व स्तर पर इनको देख लेते हैं। तो विश्व स्तर पर जो होता है वो सबसे पहले हम यूएसए को देख लेते हैं। यूएसए चलिए, तो पहला हम देश को लेते हैं यूएसए। यूएसए देश को पहले हम देख लेते हैं। इसी देश में हम चूँकि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी हम लोकेशन को दर्शा दे रहे हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ पर कौन से उद्योग लगाए गए हैं वो हम थोड़े से इसको देख लेंगे। यहाँ से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इससे संलग्न है। यहाँ से कैसे रेखा खींच देंगे तो ये जो कंट्री हो जाएगी वो कनाडा हो जाएगी, ये यूएसए हो जाएगा, और ये इतना जो कंट्री होगा वो मैक्सिको हो जाएगा। जो लैटिन कंट्री है या जो कैरिबियन कंट्री हैं वहाँ पर ऐसे विशेष ज़्यादा उद्योग नहीं लगाए गए हैं। मोस्टली जो उद्योग हैं वो यूएसए में लगाए गए हैं। तो ये जो यूएसए है, यूएसए में जो मोस्टली जो क्षेत्र हैं, एक तो 4 कंपनियां हैं। पहले लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर ये झील प्रदेश है, झील क्षेत्र है। जो इरी झील वाला तेल, ये इरी झील है, इरी झील। इरी झील के तट पर एक शहर है जिसका नाम है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट नाम का एक शहर है। तो जो विश्व प्रसिद्ध
जो कंपनियां हैं वो डेट्रॉइट शहर में ही लगाई गई हैं। विश्व प्रसिद्ध जो कंपनियां हैं उनमें जो कंपनी है जनरल मोटर्स कंपनी। जनरल मोटर्स एक कंपनी है, एक कंपनी फोर्ड है और एक कंपनी और है जो विश्व प्रसिद्ध कंपनियां हैं। ये क्राइसलर, एक कंपनी और है क्राइसलर। ये चार प्रमुख कंपनियां हैं। ठीक है, ये चार प्रमुख जो कंपनियां हैं वो डेट्रॉइट शहर में लगाई गई हैं। डेट्रॉइट जो शहर मिलेगा वो यूएसए के इरी झील के तट पर मिलेगा। तो डेट्रॉइट शहर पूरे विश्व में मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर वाहनों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में है। जनरल मोटर्स अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ बनती हैं, जनरल मोटर्स बनाती है, फोर्ड और क्राइसलर। तो जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है उसको वो शहर है डेट्रॉइट शहर है। और इस डेट्रॉइट पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी डेट्रॉइट शहर में किया जाता है। जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राइसलर कंपनियों के माध्यम से। तो जो डेट्रॉइट शब्द है वो यूएसए के शहर से निकला है, डेट्रॉइट शब्द। अब आगे यदि हम नाम करेंगे या नाम देंगे कि रसिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, चीन का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। तो जो डेट्रॉइट जो शब्द निकला है वो डेट्रॉइट शब्द यहाँ यूएसए के इस शहर से निकला है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन डेट्रॉइट शहर में ही किया जाता है। तो इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं, जो अन्य जहाँ पर अन्य मोटर वाहन उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग लगे हैं, इसके अलावा जो शिकागो, कंसास सिटी, टेक्सास, जॉर्जिया, न्यू जर्सी। तो जो शिकागो है यूएसए में, शिकागो आपको यहाँ मिलेगा, ये शिकागो में लगाया गया है। यहाँ जॉर्जिया मिलेगा, ठीक है, जॉर्जिया में लगाया गया है। यहीं पर न्यू जर्सी नाम का शहर है, वो यहाँ मिलेगा। तो शिकागो में इंजीनियरिंग उद्योग लगाया गया है, न्यू जर्सी में लगाया गया है, जॉर्जिया में लगाया गया है। और इसके अलावा जो अन्य जो शहर हैं उसमें टेक्सास एक राज्य ही है पूरा, जॉर्जिया पूरा राज्य हो गया, कंसास सिटी, तो यहाँ पर कंसास सिटी मिलेगा। कंसास सिटी यहाँ मिलेगा। यहाँ ये जो पूरा जो एरिया है वो टेक्सास राज्य है, टेक्सास, ठीक है, यहाँ पर भी। तो जो यूएसए में है जो इंजीनियरिंग उद्योग है मोस्टली तो लगाया गया है मोटर वाहन उद्योग के लिए, डेट्रॉइट में ही लगाया गया है। इसके अलावा शिकागो में भारी इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पर लगाया गया है। कंसास सिटी, न्यू जर्सी, एक कंसास सिटी चूँकि कंसास नाम का एक राज्य भी है, उसी नाम की एक सिटी भी है, न्यू जर्सी राज्य है, जॉर्जिया, टेक्सास, इन राज्यों में यूएसए में इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कनाडा है या जो मैक्सिको है, यहाँ पर और देख लेते हैं। कनाडा में चूँकि जो मोस्टली उद्योग लगाए गए हैं वो ओंटारियो क्षेत्र में लगाए गए हैं। तो ये यहाँ पर इसके इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। तो उसमें एक क्षेत्र है ओंटारियो में भी लगाया गया है। इसके अलावा जो ओंटारियो क्षेत्र में तो इंजीनियरिंग उद्योग लगे ही हैं। इसके अलावा जो ओटावा है, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग उद्योग लगाया गया है। ओटावा राजधानी है और यहीं पर एक विंडसर नाम का शहर है, इरी झील के तट पर है, क्षेत्र वही आ जाएगा ओंटारियो वाला, तो विंडसर।
विंडसर में भी। तो ये कनाडा के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। तो जो झील प्रदेश है, इस झील प्रदेश में ही मोस्टली उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, बाजार की पहुंच भी यहाँ से बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे करके एक नदी आएगी मिसिसिपी, तो वो उसको परिवहन मार्ग के रूप में विकसित कर लिया गया है। झील प्रदेशों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। ओंटारियो झील है, सेंट लॉरेंस नाम की एक नदी है, उससे हम अटलांटिक महासागर से जुड़ जाते हैं। तो बाजार की पहुंच यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन विकसित कर लिया गया, जिससे बाजार की पहुंच भी यहाँ से बन गई है। कच्चे माल के रूप में चूंकि मोस्टली हमें धातुओं की प्राप्ति की आवश्यकता होगी, तो अपरेशियन पर्वत है, वहाँ से इस्पात या जो अन्य कॉपर हुआ, जस्ता हुआ, इन धातुओं की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो इस कारण से ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये झील प्रदेश है, इस विश्व में सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति और परिवहन के साधनों का विकास कर लिया गया है, जिस कारण से यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश यही है। तो कनाडा हो गया है, यूएसए हो गया है। अब यदि मैक्सिको में यदि कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर मैक्सिको में ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। अब उसके अलावा हम चलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप कॉन्टिनेंट में तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में यदि डायग्राम को शो करें तो यहाँ से मॉस्को भी हो जाएगा, इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये चूंकि ये मध्य सागर वाला क्षेत्र है, मॉस्को आपको यहाँ मिल जाए, मॉस्को आपको यहाँ मिल जाएगा, मॉस्को, ठीक। इस क्षेत्र में आएंगे तो हमें यूके मिल जाएगा, यूके। ये जो क्षेत्र है ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का है, ये इटली का है। मोस्टली चूंकि जो दो लगाए गए हैं यूरोप महाद्वीप में, वो यहीं पर लगाए गए हैं। तो जर्मनी वाला जो क्षेत्र है, जर्मनी में यदि हम लोकेशन में देखें तो एक वैगन फॉक्सवैगन नाम की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। इसने जो अपने उद्योग लगाए हैं वो फ्रैंकफर्ट में लगाए हैं, फ्रैंकफर्ट में इसके उद्योग लगे हैं फॉक्सवैगन के। उसके अलावा जर्मनी में जो अन्य जो फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, और स्टुटगार्ट के बाद जो अगला है बर्लिन, स्टुटगार्ट हो गया है, बर्लिन राजधानी ये जर्मनी की बर्लिन। और इसके अलावा एक शहर और है फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट। चलिए प्रमुख शहर हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में चूँकि मोस्टली जो देश हैं जर्मनी, और जर्मनी की कंपनी है फॉक्सवैगन, उसके जो कारखाने लगे हैं या इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं वो फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट और बर्लिन में लगाए गए हैं। अब यूरोप जो महाद्वीप है वो लगभग 1/3 या 33% पूरे विश्व का इंजीनियरिंग उद्योग यूरोप में ही लगाया गया है। और EU, चूँकि EU है वो
1/3 इंजीनियरिंग उद्योग लगाए ही गए हैं और विश्व में प्रथम स्थान पर यूरोपीय कंट्री हैं ये इंजीनियरिंग उद्योग में। तो फ्रांस में जो प्रमुख जो इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं वो फ्रांस में जो मोस्टली हैं, फ्रांस में रूर, रेंस, स्ट्रासबर्ग, रूर क्षेत्र, स्ट्रासबर्ग और रेंस, यहाँ पर इसके इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। और एक कंपनी है इटालियन, और वहाँ पर जो इटली की कंपनी है इटालियन, तो इटालियन कंपनी है। तो यहाँ पर जो मोस्टली है फिएट नाम की जो एक कार है, फिएट, इटली में फिएट, ठीक। और इसके जो कारखाने हैं वो मिलान और तुरिन में ही लगाए गए हैं, मिलान और तुरिन में ही मुख्य रूप से मोस्टली इंजीनियरिंग उद्योग इटली देश में लगाए गए हैं। जर्मनी में रूर क्षेत्र, स्ट्रासबर्ग में शहर, रेंस में यहाँ पर ये कारखाने या इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। जर्मनी में ये हैं, फ्रांस में ये हैं, इटली का ये हो गया है। अब आइएगा तो जो यूके वाला जो क्षेत्र है, यूनाइटेड किंगडम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मोस्टली कोवेंट्री और ऑक्सफोर्ड, कोवेंट्री और ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर दो शहर हैं, इनमें लगा मोस्टली इंजीनियरिंग उद्योग लगे हैं। और इंजीनियरिंग उद्योग में जो मोस्टली जो यहाँ पर 4 व्हीलर बनती हैं, वो 4 व्हीलर में रॉयल्स रॉयस है, सिडले है, जगुआर है, डेमलर है, रॉबर है, इंपॉर्टेंट है ये। रॉयल्स रॉयस है, डेमलर ये गाड़ी आती है, और रोवर रेंजर ये गाड़ी आती है, जगुआर ये गाड़ी आती है, सिडले एक सिडले। तो ये प्रमुख ये 4 व्हीलर हैं जो इनके बनाने के कारखाने यूके के कोवेंट्री एंड ऑक्सफोर्ड सिटी में लगाए गए हैं। गाड़ियाँ जो बनती हैं क्योंकि मोस्टली इंजीनियरिंग उद्योग है, तो रॉल्स रॉयस, डेमलर, रॉबर रेंजर, जगुआर और सिडले ये प्रमुख 4 व्हीलर बनती हैं। तो इनके कारखाने या इंडस्ट्री जो मोस्टली लगाई गई हैं वो यूके में लगाई गई हैं। तो ये यूके का क्षेत्र हो गया है, यूरोप का हो गया है। उसके अलावा जो यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर में क्योंकि जो मॉस्को जो क्षेत्र है या जो मॉस्को है, मॉस्को हो गया है, गॉर्की हो गया है, मॉस्को गॉर्की के अलावा यहाँ पर लेनिनग्राड, उफा, ओमस्क, तो यहाँ पर मिलेगा उफा, ठीक। लेनिनग्राड का जो एरिया होगा वो मोस्टली यहाँ पर होगा, लेनिनग्राड, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग उद्योग लगाया गया है। और यहाँ पर मिलेगा ओमस्क, ठीक है। इसके पहले हमने आपको लो इस्पात कारखाने बताए होंगे, तो वहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाए हैं, जैसे याकेतेरिनबर्ग, चेलियानोविंस्क, मैग्निटोगोर्स्क, यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मॉस्को, लेनिनग्राड, गॉर्की, उफा, ओमस्क यहाँ पर भी मशीनरी, औजार और अन्य जो टूल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये यूएसएसआर या रसिया वाला ये क्षेत्र प्रमुख हो गया है। तो रसिया में या यूएसएसआर, चूँकि यूएसएसआर नहीं है, रसिया ही इसका नाम बोलिएगा। यूएसएसआर में तो अन्य जो 6 कंट्री जो अलग हुई हैं वो भी इसमें शामिल होगी, तो उसे हमें शामिल नहीं करना है। अब आगे मोस्टली जो इंजीनियरिंग उद्योग है
ये तो यहाँ पर हो गया है यूएसएस उसमें रसिया में, और जो पश्चिमी यूरोप है यहाँ पर मोस्टली यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली में ये प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। इसी क्रम में हम जापान में भी देख लेते हैं। जापान क्योंकि गाड़ियों का उत्पादन एशिया महाद्वीप में ज़्यादा करता है, तो जापान में भी देख लेते हैं। जापान में मोस्टली 4 ही द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशुशु। तो मोस्टली जो उद्योग लगाए गए हैं वो होन्शु द्वीप पर ही लगाए गए हैं। होन्शु, ये होन्शु आइलैंड है, होन्शु आइलैंड पर ही लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो मोस्टली उद्योग हैं जो जापान में लगे हैं, जापान, ये होक्काइडो है, होक्काइडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, ये शिकोकु, ये क्यूशुशु और ये शिकोकु। मोस्टली जो जापान में उद्योग लगाए गए हैं, राजधानी शहर है टोक्यो, टोक्यो में लगाया गया। यहाँ पर एक शहर में लगा योकोहामा, कावासाकी, दोनों जुड़वा नगर हैं, योकोहामा और कावासाकी, ये जुड़वा नगर हैं। यहाँ पर भी इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं। तो जापान में जो मोस्टली है वो टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी और जो मोस्टली उद्योग यहीं पर लगाए गए हैं, जो इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जापान में ये प्रमुख इनके क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, तो ये जो प्रमुख जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं ये यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग हैं, भारत का टॉपिक अलग चलेगा। तो मोस्टली उद्योग जो इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, इन राज्यों में ही मोस्टली लगाए गए हैं, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति मोस्टली यहीं से होती है। तो जो टाटा नगर है, जमशेदपुर है, यहाँ पर टाटा के कारखाने लगे हैं, या भारत सरकार के जो भी वेल हैं या जो भारी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उद्योग है, ये भी भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया है, यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग का हो गया है। इसी क्रम में चलेंगे वायुयान निर्माण केंद्र। तो वायुयान निर्माण केंद्र में ज़्यादा नहीं है, तो वायुयान निर्माण केंद्र में इसी में वायुयान उद्योग कर लीजिएगा। वायुयान उद्योग, वायुयान एरोप्लेन, वायुयान उद्योग। अब विश्व में मोस्टली जो वायुयान इंडस्ट्री हैं वो कहाँ लगाई गई हैं, उनको हमें मोस्टली जानना है। तो जो वायुयान उद्योग हैं मोस्टली यूएसएसआर मतलब रसिया और यूके, तो हमें मोस्टली रसिया में जानना है, रसिया में कहाँ पर लगाए गए हैं, और हमें यूएसए में जानना है, तो यूएसए में कहाँ पर वायुयान निर्माण के केंद्र हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रसिया में मॉस्को, गोर्की, वोल्गा, यूराल। रसिया में मॉस्को में लगाया गया है, ठीक है। गोर्की में लगाया गया है, रोस्टोव में वायुयान निर्माण का केंद्र है। इसके अलावा यूराल, वोल्गा यूराल रीजन, वोल्गा नदी है, वोल्गा यूराल पर्वत है रीजन, यहाँ पर भी वायुयान निर्माण के केंद्र हैं। इसके अलावा कीव, क्योंकि कीव तो यूक्रेन में आ जाएगा, लेकिन वो यूएसए का पार्ट था, तो कीव ठीक की में लगा देगा, लेकिन ये यूक्रेन का पार्ट होगा या यूक्रेन देश का है, यूक्रेन के कीव में भी लगाए गए हैं। तो जो वायुयान निर्माण केंद्र हैं, एरोप्लेन बिल्डिंग इंडस्ट्री है रसिया में,
मॉस्को, गोर्की, रोस्टोव, वोल्गा यूराल रीजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ ज़्यादा निर्माण केंद्र हैं। तो पहले यूएसएसआर का भाग था यूक्रेन, अब नहीं है, तो यूक्रेन अलग देश हो गया। तो उसमें कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाया गया है। अब इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए में जो मोस्टली है, एक तो पोर्ट साउथ है, यूएसए में जो सिएटल मोस्टली है, सिएटल आपको मिलेगा जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उसी तटीय क्षेत्र में एक सिएटल नाम का शहर है। तो यूएसए का सबसे बड़ा वायुयान निर्माण केंद्र सिएटल में है, सिएटल में लगाया गया। यदि हम लोकेशन को देखें तो ये लोकेशन, यहाँ से एक नदी आती है, कोलंबिया नाम की एक नदी है, ठीक है, कोलंबिया नाम की नदी है, उसी के जस्ट मुहाने के पास में एक शहर है सिएटल। तो यहाँ पर ये चूंकि रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, तो जो सिएटल यहाँ पर यूएसए का सबसे बड़ा उद्योग लगाया गया है। इसके अलावा आइएगा तो यूके, जो वायुयान निर्माण केंद्र में यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में जो इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है या कंट्री है वो पोर्ट साउथ है और मिडलैंड, पोर्ट साउथ और मिडलैंड, यहाँ पर वायुयान निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। तो वायुयान निर्माण से संबंधित विश्व में चूंकि जो प्रमुख जो देश हैं वो आपको जानकारी इसमें दी गई है। अब इसी क्रम में आगे जो इंजीनियरिंग उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, उसके आधार उसके बाद में जो आता है वो वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री या जो वस्त्र उद्योग है उसके अंतर्गत बहुत सारे, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, रेशमी वस्त्र उद्योग होगा। तो ये रेशमी, ऊनी या सूती वस्त्र उद्योग हैं। विश्व में इनका वितरण और कहाँ कहाँ पर ये लगाए गए हैं, तो इसी क्रम में चलिएगा आगे देखते हैं। चलिए, जो वायुयान उद्योग विश्व में लगाए गए हैं वो आपको जानकारी दे दी है, डायग्राम से भी आपको बता दिया गया है। अब जो मोस्टली जो उद्योग है वो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत ये मोस्टली जो है वो 3 उद्योग आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत मोस्टली जो आते हैं वो 3 ही क्षेत्र आते हैं या 3 ही इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, कच्चे माल को आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम ही उसमें लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो किसी भी क्षेत्र में ये इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो जो रेशम उत्पादक क्षेत्र होते हैं या जो ऊन उत्पादक क्षेत्र होते हैं या जो कपास उत्पादक क्षेत्र होते हैं, मोस्टली जो उद्योग होते हैं वो वहीं पर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें लेबर या मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है तो मोस्टली जो रसिया वाला जो क्षेत्र है, रसिया में, रसिया का जो क्षेत्र है, रसिया या रूस में
एक प्रमुख क्षेत्र तो आपका मॉस्को हो जाएगा, मॉस्को में लगाया गया है। और एक क्षेत्र है इवानोवा, प्रमुख क्षेत्र है इवानोवा। तो रूस में मॉस्को और इवानोवा में ही जो सूती वस्त्र उद्योग है, पहला सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग। तो रूस देश में मॉस्को जो कि राजधानी शहर है और उसी के जस्ट पास में इवानोवा नाम का एक शहर है। इवानोवा शहर में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण या जो यहाँ पर मिल्स लगाई गई हैं वो अधिक मात्रा में लगाई गई हैं। तो सब मॉस्को की अपेक्षा इवानोवा में ज़्यादा उत्पादन होता है और इसे एक विशेष नाम दिया जाता है मानचेस्टर ऑफ रसिया, रूस का मानचेस्टर क्योंकि जो शब्द है वो इंग्लैंड में एक शहर है। तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा कारखाने सूती वस्त्र उद्योग के मानचेस्टर में लगाए गए थे। तो जैसे अभी डिट्रॉइट एक शब्द निकला था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो इस शहर को डिट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से बस सबसे ज़्यादा संकेंद्रण मानचेस्टर जो यूके का एक शहर है, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन ज़्यादा होता था। तो इसी तरह से डिट्रॉइट की भांति ही इसको मानचेस्टर को रूस का मानचेस्टर, जापान का मानचेस्टर, चीन का मानचेस्टर, ऐसे शब्द से संबोधित मानचेस्टर से कर दिया जाता है। तो मानचेस्टर का मीन्स है सूती वस्त्र उद्योग ही है, सूती वस्त्र। तो उसको एक विशेष नाम दे दिया जाएगा, मानचेस्टर नाम दे दिया जाएगा। अब जो इसके बाद अब आएंगे यूएसए में। तो यूएसए का जो क्षेत्र है वहाँ पर चूँकि प्रारंभ में जो न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र था इसमें यूएसए में, तो यूएसए का डायग्राम यदि हम देखें जो अभी बनाए थे, शॉर्ट में डायग्राम हम देख लेते हैं। ये यूएसए का है। तो यूएसए का जो झील प्रदेश का जो क्षेत्र था, झील प्रदेश का जो ये क्षेत्र था, इसमें एक क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड रीजन। न्यू इंग्लैंड रीजन, तो न्यू इंग्लैंड रीजन का संबंध है वो झील प्रदेश के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में। ये प्रमुख क्षेत्र था पहले कभी, अब इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। लेकिन जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश था वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो यूएसए के कुछ जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत जैसे बोस्टन आता है, न्यू इंग्लैंड रीजन के अंतर्गत बोस्टन एक शहर है, तट पर है बोस्टन शहर। इस शहर में ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगे थे। इसके अलावा जो यूएसए में जो अन्य कारखाने जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो जो अन्य क्षेत्र में लगाई गई हैं, तो साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो बर्मिंघम जो शहर है, बर्मिंघम शहर में भी मोस्टली बोस्टन और बर्मिंघम ये दो जो शहर हैं यूएसए के। फिर इसके अलावा तो लाफोर्ड है और भी अन्य छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने या मिलें लगाई गई थी। लेकिन मोस्टली जो था न्यू इंग्लैंड रीजन था और बर्मिंघम जो क्षेत्र था। तो बर्मिंघम क्षेत्र में अभी भी सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जाता है। लेकिन न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र था उसका उत्पादन पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है, उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है झील प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र है
वो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख था, कपास उत्पादन के लिए। अब उसके बाद जो रीजन है, अब आएंगे जापान का रीजन। तो यूएसए में जो मोस्टली 2 शहर हो गए हैं, बोस्टन और बर्मिंघम, ये मोस्टली हो गए हैं। इसके अलावा अब जो क्षेत्र है वो जापान का है। जापान में देखते हैं, जापान में जो मोस्टली है, जो अभी आया था, जैसे वो होन्शु नाम का एक द्वीप था, उस होन्शु द्वीप पर ही होन्शु द्वीप पर ही मोस्टली सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं। तो जापान में ओसाका, वाकायामा, टोक्यो, ओसाका आपको यहाँ मिलेगा, ओसाका, टोक्यो यहाँ मिलेगा, टोक्यो, वाकायामा, यहाँ पर ही मोस्टली लोग लगाए गए हैं। तो जापान में 3 प्रमुख शहर हैं। एक तो जापान टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो ही है, तो टोक्यो में लगाए गए हैं। वाकायामा में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं और ओसाका में लगाए गए हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा कारखाने ओसाका में लगाए गए हैं। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर ऑफ जापान, या जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो जापान में ये 3 प्रमुख शहर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के लिए हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा ही जाता है। और जो तीनों क्षेत्र हैं, ये जो तीनों शहर हैं, वो होन्शु द्वीप पर अवस्थित हैं, क्योंकि सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होन्शु ही है, होन्शु क्षेत्र ही है। तो जापान के अलावा अब आइएगा यूके में। जो यूके है, यूके में आइएगा, तो जो यूके में जो मैनचेस्टर है, जैसे ये यूके है, यूके में यहाँ पर ये स्कॉटलैंड का क्षेत्र है, वेल्स का क्षेत्र है, इंग्लैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर मिलेगा मैनचेस्टर शहर ही है, मैनचेस्टर शहर मिलेगा। ठीक है, मैनचेस्टर शहर मिलेगा। मैनचेस्टर के अलावा जो एक क्षेत्र और है लंकाशायर, ठीक है, लंकाशायर, उसी के पास में है लंकाशायर क्षेत्र, ये मिलेगा। तो यूके में 2 ही प्रमुख क्षेत्र हैं, मैनचेस्टर और लंकाशायर। तो मैनचेस्टर को सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह है, वस्त्र उद्योग की कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह। जो मैनचेस्टर शब्द है वो इसी यूके के शहर से निकला है, क्योंकि प्रारंभ में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कॉलोनी का समय था या उपनिवेश का काल था, उस समय सबसे ज़्यादा उत्पादन मैनचेस्टर में ही किया जाता था। उपनिवेश के पीरियड में ये लोग कच्चे माल को अपने कॉलोनी से मंगा लेते थे, उपनिवेश देश से कच्चे माल को अपने देश में मंगा लेते थे। और औद्योगिक क्रांति के समय अत्यधिक उत्पादन सूती वस्त्र उद्योग का हुआ। तो रूस हो गया है, यूएसए हो गया है, जापान हो गया है और यूके हो गया है। इसके बाद जो एक क्षेत्र और बचता है, जो जर्मनी का क्षेत्र और बचता है। तो जर्मनी में जो प्रमुख एक साइलेशिया क्षेत्र है, जर्मनी में साइलेशिया क्षेत्र है, एक क्षेत्र लिप्जिंग, जर्मनी में एक क्षेत्र है साइलेशिया, कलाया होगा, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, साइलेशिया में लगाया गया। साइलेशिया जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर एक शहर है लिनैन है, एक नाम का एक शहर है। वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने
लगाए गए हैं। इसके अलावा लिपजिंग एक शहर है, वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं। तो ये जर्मनी में है, लेनिन नाम का एक शहर, साइलेसिया जो क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग लेनिन में लगाए गए। इसके अलावा भी लिपजिंग नाम का एक शहर है, वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत पहला सूती वस्त्र उद्योग हो गया है। उसके अलावा अब जानना है आपको ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो जो ऊनी वस्त्र उद्योग हैं विश्व में चूंकि कम ही क्षेत्रों में लगाए गए हैं, अलग है ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अब जानना है ऊनी वस्त्र उद्योग को। तो जो ऊनी वस्त्र उद्योग हैं मोस्टली जो 3 देश हैं, यूएसए, रसिया और जापान, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी लगाए गए हैं। तो यूएसए कौन कौन से क्षेत्र हैं, रसिया कौन कौन से क्षेत्र हैं, और जापान, ऑस्ट्रेलिया में 3 देशों को ही जानना है। तो जो यूएसए में जो ऊनी वस्त्र उद्योग के जो क्षेत्र हैं, न्यू इंग्लैंड रीजन तो है ही, न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है। एक क्षेत्र और है मैसाचुसेट्स, ये मैसाचुसेट्स। तो जो यूएसए है, यूएसए में मोस्टली 2 ही क्षेत्र हैं। न्यू इंग्लैंड रीजन तो पहले सूती वस्त्र उद्योग के रूप में भी आया था, उसी के नीचे एक क्षेत्र और है, यह मैसाचुसेट्स नाम का एक क्षेत्र है वहाँ पर। तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। अब आइएगा तो रसिया में खारकोव, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, क्योंकि उस समय ये पार्ट थे खारकोव, उस समय जो था वो यूएसएसआर था। इसमें खारकोव, कजाकिस्तान इसी का पार्ट था। कजाकिस्तान चूंकि यूएसएसआर का ही पार्ट था। उसके अलावा जो जॉर्जिया, यहाँ पर भी ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं। तो रसिया में खारकोव, कजाकिस्तान जो यूएसएस का पार्ट था, जॉर्जिया अलग देश हो गया है जो यूएसएस का ही पार्ट था। अब आएंगे तो जापान में तो मोस्टली कहाँ पर, जैसे अभी आया था ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ओसाका में मोस्टली कारखाने लगाए गए हैं। इसमें ओसाका में मोस्टली कारखाना लगाए गए हैं। किसके? ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाने ये ओसाका में ही लगाए गए हैं। अब ऊनी वस्त्र उद्योग यूएसए, रसिया या यूएसएसआर और जापान में मोस्टली हैं। इसके अलावा एक उद्योग और बचता है जो वस्त्र उद्योग से संबंधित है, रेशमी वस्त्र उद्योग। ऊनी के स्थान पर अब रेशमी वस्त्र उद्योग है। विश्व स्तर पर जहाँ रेशम का उत्पादन ज़्यादा होगा उसी देश में, चूँकि रेशम उत्पादन के लिए जलवायु से संबंधित कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, तो जहाँ पर ऐसी जलवायु होगी जहाँ पर रेशम का उत्पादन अधिक किया जाता होगा, उसी देश में
रेशम वस्त्र उद्योग अधिक मात्रा में लगाए जाएंगे। तो ऐसा जो चूँकि रेशम का सबसे पहले उत्पादन चीन देश ने किया था, तो रेशमी जो वस्त्र उद्योग हैं चाइना, यूएसए, चाइना में मोस्टली लगाए गए हैं। चाइना के अलावा जो यूएसए है यहाँ पर भी लगाए गए हैं। उसके अलावा स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, उसमें भी लगाए गए हैं। अब चाइना में चूँकि रेशम का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो चाइना में सिक्यांग एक राज्य है, सिक्यांग एक क्षेत्र है, ठीक है। सिक्यांग एक क्षेत्र है, यहाँ पर मोस्टली रेशम उद्योग लगाया गया है। इसके अलावा जो यांगसी क्यांग नाम की जो नदी घाटी है, यहाँ पर मोस्टली उद्योग लगाए गए हैं। तो चाइना में सिक्यांग एक क्षेत्र है और यांगसी क्यांग नदी घाटी का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। यांगसी क्यांग यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, उसी प्रायद्वीप पर रेशम का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा अब यूएसए में मोस्टली जो क्षेत्र हैं, यूएसए में मोस्टली जो क्षेत्र है वो न्यूयॉर्क है। कौन सा है? न्यूयॉर्क में ही मोस्टली रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित कारखाने लगाए गए हैं। अब आता है जो लास्ट में है स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड में एक ज्यूरिख नाम का एक शहर है, तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और जो रेशमी वस्त्र उद्योग हैं, ये प्रमुख रूप से लगाए गए हैं। तो विश्व स्तर पर जो आज आपको वीडियो दिया गया है वो ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। दूसरा इंजीनियरिंग उद्योग इसी में शामिल कर दिया गया है। जो वस्त्र उद्योग है वो भी इसी में शामिल कर दिया है। और जो अगला जो आपको वीडियो दिया जाएगा या जो नेक्स्ट टाइम का जो वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें जो समुद्री संसाधन हैं या जो जीवीय संसाधन हैं, इन दोनों को मिला करके नेक्स्ट वीडियो संसाधनों से संबंधित आपको दे दिया जाएगा। तो आपको जो भी वीडियो आप जब भी देखें या वीडियो देखें तो कम से कम पेन कॉपी लेकर के ही आप बैठेंगे, क्योंकि स्पीड से यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप कम से कम ये तो होगा कि आप अपनी कॉपी पर जहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगाई गई है वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकें, ताकि रिवीजन के समय वो आपको काम आएंगे। तो इसी क्रम में जो आपको आगे वीडियो दिया जाएगा रिसोर्सेज से संबंधित एक जो अन्य वीडियो या जो वीडियो है आगे वो आपको दिया जाएगा। तो उसमें हम आपको जो जीवीय संसाधन हैं, जीवीय संसाधन के अंतर्गत जो वनस्पति है या वनस्पति के अलावा जो वन्य जीव हैं वो उनके सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस हैं, मानव के लिए क्या उपयोगी हैं, और जो मैराइन रिसोर्सेस हैं, समुद्री संसाधन हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो के लिए ये आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।